हेलो साथियों, आज हम साक्षर नियम के बारे में बताएंगे। साक्षर नियम के कुछ सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने धारा 27 साक्षर नियम के बारे में बताया था, जिसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मेमोरेंडम लिखने का, दूसरा भाग होता है डिस्कवर यानी बरामदगी करने का। तो दो भाग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। इस भाग में हम आपको धारा 30 और धारा 60 के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं धारा 30 क्या है। साक्षर नियम की धारा 30, साक्षर नियम की धारा 30 कहती है, साबित संस्कृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है। विचार में लेना। साबित संस्कृति, देखिए साबित संस्कृति का मतलब ये होता है कि जो साबित हुई है, यानी कि जो पुलिस कस्टडी में आरोपी के द्वारा संस्कृति ली है, उसे करने वाले व्यक्ति जिसने उसको स्वीकार किया है तथा एक ही अपराध के लिए, मतलब उसी अपराध के लिए जो जिस अपराध में वह गिरफ्तार हुआ है, संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है। मतलब संयुक्त रूप से विचारित भी हो। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा आरोपी जिसका विचार ही ट्रायल ही नहीं चल रहा है वो संस्वीकृति करे दूसरे केस के लिए, तो वो ग्राह्य नहीं होगा, वो रहेगा ही नहीं। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक FIR होती है, एक घटना घटित हुई, किसी की डेड बॉडी मिली, अज्ञात है, PM कराया गया, 302 का प्रकरण बना, मामला कायम हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। 2 आरोपियों में से A ने संस्वीकृति की कि A ने और B ने मिल करके थर्ड पर्सन को मारा। मतलब एक व्यक्ति A है, उसने एक्सेप्ट किया कि उसने अपने साथी B के साथ मिल करके फला व्यक्ति को मारा है, और उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पर हैं, वो धारा 27 में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल क्या है, एक व्यक्ति ने B के साथ मिल करके घटना को अंजाम देना बताया है। विचारण दोनों का चल रहा है। ए ने कहा कि उसने और बी ने अपराध किया है। ए ने संस्वीकृति की। आपने खाकी द बिहार चैप्टर देखी होगी। उसका एंड में क्या होता है, जो मेन आरोपी है उसको किस आधार पर सजा होती है, जो उसके साथ दूसरा आरोपी जब उसके खिलाफ गवाह देता है। खिलाफ मतलब वो स्वीकार करता है कि हाँ वह उसके साथ मिलकर के अपराध करता था, इनके कहने पर, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर सजा होती है। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण जो मामले रहते हैं ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित रहते हैं। यहाँ कोई भी चक्षु जैसी साक्षी या प्राइमरी साक्ष्य अवेलेबल नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब एक आरोपी उसी ट्रायल में चल रहे दूसरे आरोपी के संबंध में संस्वीकृति करता है कि हाँ उसने और इसने मिल करके ये अपराध किया है, तो वो फिर मानी जाती है धारा 30 साबित संस्वीकृति। अब इसको हम देख लेते हैं कोर्ट की स्थिति में। तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि समान भाव का साक्ष्य नहीं है, मूल साक्ष्य नहीं है। मतलब इसको जो इस प्रकार की संस्वीकृति है कि ए ने कहा है कि उसने और बी ने अपराध किया है, तो ये मूल साक्ष्य नहीं है। ये जो संस्कृति है ये अन्य साक्ष्यों के समर्थन में प्रयोग की जा सकती है। मतलब जो चैन रहती है, जो साक्ष्यों की चैन रहती है, उनके समर्थन में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो संस्कृति है इसके आधार पर ही सजा नहीं दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की संस्कृति को विचार में लिया जा सकता है। मतलब जो भी कोर्ट्स हैं जहां विचारण चल रहा है वो कोर्ट इस प्रकार की संस्कृति को विचार में ले सकते हैं, लेकिन इसको आधार नहीं बना सकते। तो साथियों ये क्या हुई धारा 30 साक्ष्य अधिनियम की। अब धारा 60 के बारे में पढ़ेंगे। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सामने हमेशा स्थिति उत्पन्न होती है और हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि जो हम चार्जशीट पेश, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ जो भी हैं वो चार्जशीट पेश करती हैं, तो वो बी को गवाह बना देती हैं, ए को नहीं बनाती हैं। मतलब बी के बयान नोट कर लेती हैं ऐसा ये समझ के कि यही मैन है। और लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को किसको ऐसे साक्षी ढूंढने चाहिए, ऐसे साक्षियों के बयान लेने चाहिए जो ए हों। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। धारा 60 साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है। धारा 60 साक्ष्य अधिनियम कहती है मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मतलब मौखिक साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो कि जिसने देखा हो। कैसा होना चाहिए? उसने देखा हो, उसने सुना हो।
अब देखिए दोनों को हम आपको समझा देते हैं। उसने देखा ऑन द स्पॉट किसी के सामने कोई घटना घटित हुई, तो सबसे पहले जो वहाँ मौजूद व्यक्ति है उन्होंने देखा, तो उनके कथन, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने देखा मोहल्ले में आकर के बताया, तो मोहल्ले के किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो सुनी सुनाई साक्ष्य हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं उसने सुना मतलब जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट कर दी, ठीक, जिसने रिपोर्ट कर दी उसने आकर के दूसरे व्यक्ति से कहा कि उसने बदले की भावना से ये रिपोर्ट की है। मान लीजिए ए और बी हैं, ए ने बी की रिपोर्ट की और ए का दोस्त सी है। ए रिपोर्ट करके आता है और सी से कहता है कि उसने बी की रिपोर्ट झूठी की है। क्यों की है? क्योंकि वह चाहता है कि उसका बदला पूरा हो, या इस कारण से। तो जो सी है, सी अगर कोर्ट में कहे बी की तरफ से कि उसे ए ने बताया था, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट सुना हुआ। अगर इसी को इस तरीके से कहें कि मोहल्ले में ऐसी सुनी हुई बात है, ऐसी चर्चा चल रही है कि उसने झूठी रिपोर्ट की है, तो ये सुनी सुनाई बात हो गई। तो मतलब जिसने देखा ऑन स्पॉट जिसने देखा, या जिसने सुना ऑन स्पॉट जिसने सुना, या जिसको डायरेक्ट बताया वो व्यक्ति, तो वो साक्ष्य कब ग्राह्य है? जब डायरेक्ट घटना को ए ने देखा और सुना, ये ग्राह्य है। घटना को ए ने देखा लेकिन बी को कहीं से पता चला, तो बी ग्राह्य नहीं है। मतलब यहाँ ग्राह्य कौन है? ये जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, वो ग्राह्य है। जो सुनी सुनाई बात को बताए वो ग्राह्य नहीं है। साथियों, धारा 8 हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण है। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, बट थोड़ा सा हम इसमें डिस्कशन कर देते हैं, बता देते हैं कि हेतु को दो सिद्धि का आधार अकेले नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुसंगत साक्ष्य को विचार में लिया जा सकता है। कि सुसंगत साक्ष्य मतलब ए और बी हैं, बी को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करना है, लेकिन उसने नहीं बताया, तो यहाँ सुसंगत हो जाए। तो ये जो धारा 8 है, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।